हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के एक और शानदार वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। आज बात होगी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो कि न्यूबी है उसके लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 1-2 साल आपने अटेम्प्ट दिया है, तब भी आपके लिए कारीगरी वीडियो होगी, क्योंकि आज मेरे साथ हैं सत्येंद्र सर, जिनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी टाइम दिया है यूपीपीसीएस को, उसकी बारीकियों को जाना है। और साथ ही सर ने 3 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू भी दिया है। तो चलिए इस सफ़र पे लेके चलता हूँ आपको। सर, आप थोड़ा अपने बारे में पहले स्टूडेंट को बताएं। सबसे पहले सारे बच्चों जो देख रहे हैं, सारे जो नए बच्चों के लिए खासकर सर ने बताया कि ये प्रोग्राम है, और सबको मेरा नमस्कार। और मैं आपका भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए, बच्चों को उसके आपके दांत नहीं। और बच्चों को आपके थ्रू कुछ नॉलेज मिल सके। मेरा यहाँ एग्ज़ाम दृष्टि इंस्टीट्यूट में मैं जीएस की फैकल्टी हूँ। मैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, और बाकी यूपीएससी के बच्चों को हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य, जो अभी पहले तक यूपीपीसीएस में भी था, लेकिन अभी यूपीपीसीएस में ऑप्शनल को हटा दिया गया है। अब वो उसकी जगह पर 2 यूपी के पेपर को ऐड कर दिया गया है। मैंने 2018 में मेरा पीटी दिया, मैंने मेंस भी हुआ और मेरा इंटरव्यू भी हुआ। मैंने 2019 में भी पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू भी हुआ। 2020 में मेरा मेंस हुआ था, इंटरव्यू मेरा कॉल नहीं हुई थी। ठीक है सर, वीडियो का मोटो ये है कि जीरो से कैसे स्टार्ट करें तैयारी यूपीपीसीएस की। तो इसमें डिटेल्ड बात करेंगे सब्जेक्टिव वाइज, ताकि इसमें कोई भी एक भी आपका फैक्टर छूटे ना। तो सर, पहले सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको कैसे हम बांटें और कैसे लेके आगे बढ़ें, एक न्यू एस्पिरेंट ओरिएंटेड आप बताइएगा। देखिए, यूपीएससी एक बहुत बड़ा पीसीएस, जो हमारा स्टेट पीसीएस है, उसमें हमको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हमें यदि छोटे मोटे सारे सब्जेक्ट की हम बात करें तो लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया। उसके अलावा भी हमें जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, हमें साइंस टेक पढ़ना है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें वहाँ पढ़ लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है, या फिर अभी जैसे यूपी के कुछ सिलेबस को ऐड कर दिया गया कि यूपी के बारे में आपको उसकी आर्थिक व्यवस्था को जानना है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को जानना है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो पहले तो नए बच्चों को सबसे ये है कि आपको देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा युद्ध है हमारा, और जब किसी हम युद्ध में जाते हैं तो उस युद्ध में हमें हथियारों के साथ साथ में हमें सही रणनीति का फॉलो करना पड़ता है। यदि मैं हथियार लेके बहुत सारे पहुंच गया और मैंने सही रणनीति फॉलो नहीं की तो मेरा हारना तय है, मैं हार जाऊंगा। तो यूपीएससी में या यूपी पीसीएस की पढ़ाई के दौरान मैं बस कहता हूं कि पढ़ाई, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ, बहुत कम इंटेलिजेंट होने के साथ साथ में, यदि आपका सही मार्गदर्शन है, यदि आपकी सही रणनीति है, यदि आपका सही मेंटरशिप हो रहा है, तो आपकी सफलता तय है। क्योंकि कभी कभी बच्चों में ये वहम होता है कि मैं अकेले पढ़ के बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन वो आपको जब तक मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पढ़ाई जो है यूपीपीसीएस की, या इतने सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं, कई बार तो हमें बच्चों को सिर्फ यही बताना पड़ता है कि आप ये मत करो, क्योंकि आप कर रहे हो वो तो आप जानते हो, लेकिन आप क्या नहीं करना है ये हम बताएंगे आपको। सर, बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ऐसा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हाई स्कोरिंग होते हैं, उतने ही टाइम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आपको पढ़ भी लेंगे तब भी वो कन्वर्ट नहीं हो, यानी उनका कन्वर्जन रेशियो काफ़ी कम होता है। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको लगते हैं कि इसका कन्वर्जन रेशियो काफ़ी सही होता है कम टाइम में, उसको कैसे मैनेज करना है। पहले तो सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, जो बच्चों की आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड यही है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कई बार बच्चों को बताया भी है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें तैयारी में जब हम एंटर करें उससे पहले हमें कुछ एनालिसिस करने होते हैं, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करने होते हैं कि एक्चुअली में, यदि मैं मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठता हूँ तो हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, मैं ज्योग्राफी पढ़ने बैठता हूँ तो ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, हमें पढ़ने तो सारे हैं ही, लेकिन मैं एक स्मार्ट स्टडी की तरफ जाऊँ तो मैं पहले ये देखूँ कि आने वाले समय में, जो पिछले सालों में जो पीटी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका वेटेज कहाँ से क्या है। तो मैंने अभी बच्चों को बताया कि जैसे कि हमारे पीसीएस का एक पैटर्न है कि वहाँ पे कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जहाँ से कई सारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं खुद एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी का वेटेज लगभग 18 से 20 प्रश्न का है, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मात्र एक बच्चा ढंग से यदि वो ठान ले तो 20 दिन के अंदर पढ़ सकता है उसको। बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको 3 महीने लग जाएंगे और उनमें 25 प्रश्न आते हैं, तो अंतर आपकी मेहनत में और प्रश्न में बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हमारे पास 30 से 35 प्रश्न करंट्स के आते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं, और करंट अफेयर को यदि हम सही रणनीति से रेगुलर पढ़ें
तो बहुत आसान होता है उसको हैंडल करना। और हमें पता भी है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। एक साइंस सब्जेक्ट है जो बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है साइंस में, और उसको भी हमें सही से पढ़ लें तो लगभग 25 से 26 प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो बच्चों को मेरा ये कहना है कि आप एक ऐसी रणनीति बनाएं जहाँ पे 2 ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप ऐसा जो छोटे सब्जेक्ट हैं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और एक ग्रुप वो कि जो बड़ा है उसका वेटेज भी ठीक ठाक है। तो हमें क्या है, हम कम मेहनत में पहले हमें इतना श्योर कर लें कि कम से कम ये टॉपिक हमारे तैयार हो गए तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता हूँ। ओके सर, मैं आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपसे ये बात, आप नंबर वाइज किसको देखेंगे कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये कन्वर्जन रेशियो इसका है, दूसरे नंबर पे है, अगर सब्जेक्ट को आपको नंबर देना हो? देखिए, सब्जेक्ट की बात ये है कि जैसे मैंने बच्चों को एक डेटा, मैंने पिछले 5 साल का डेटा एनालिसिस मैंने कराया था, हमारे चैनल पे भी है, एग्जाम दृष्टि चैनल पे, कि आपको कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ने चाहिए। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमें करंट अफेयर को फोकस करना चाहिए, जहाँ 30 से 35 प्रश्न आते हैं और लगभग कभी 40 भी क्रॉस हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर हम उसको रखें। दूसरे नंबर पर हमने रखा इन्वायरमेंट इकोलॉजी को, जहाँ 18 से 20 प्रश्न आते हैं करंट को, सिलेबस भी कम है और जल्दी भी हो जाता है, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे आसपास ही वही सब हो रहा होता है। तो मैंने दूसरे नंबर पर उसको रखा। तीसरे नंबर पर मैंने रखा साइंस को, जो 25 प्रश्न आते हैं जहाँ पे बहुत आसान है, आराम से आप पढ़ोगे तो हाँ हो जाता है। और चौथे नंबर पर मैंने रखा करंट, क्या नाम है आपका, पॉलिटी को, कि पॉलिटी के भी, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है। लेकिन मैंने ये बोला कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। यदि आपको किसी को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मान लो वो ग्रेजुएशन करके आया, या फिर उसको हिस्ट्री से पहले ही उसने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रखा है, तो बैकग्राउंड है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। आप पॉलिटी को उठा के हिस्ट्री कर लो, या फिर ज्योग्राफी उठा के ये कर लो। लेकिन आपको प्रायोरिटी में 4 सब्जेक्ट आप रखते हो तो आपको लगभग 90 प्रश्न आसानी से यहाँ से हो जाते हैं। 90 प्रश्न का ये बंच बन जाता है। बाकी हमारा पास बचा 60, 150 में से, ठीक है। तो उसमें से लगभग हम बाकी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आराम से पढ़ेंगे, उसमें भी प्रश्न करेंगे। लेकिन हमें इतना श्योर हो जाएगा कि इतने सब्जेक्ट को यदि अच्छे से कर लें तो 90 प्रश्न का जो बंच बना, उसमें से लगभग हम 70 भी ले आते हैं तब भी है, और कट ऑफ हमारी 95 उसके आसपास जा रही है। तो लगभग हम इस रणनीति से काम करेंगे कि हमें 95 प्रश्न सही करने हैं, और 95 प्रश्न सही करने में 70 प्रश्न तो हमारी गारंटी के हैं जो मैं कर सकता हूँ। और बाकी जो प्रश्न बचे उसमें से यदि मैं 25 से 30 प्रश्न कैसे भी हाथ पैर मार के करूँगा तो हो ही जाएगा कुल मिला के। सर, प्री के कुछ सब्जेक्ट अलग हैं और मेंस के अलग हैं। स्टार्ट करता है जब बच्चा तो वो कंफ्यूज रहता है कि पहले कौन से सब्जेक्ट से वो स्टार्ट करे। अभी आपने बोला था कि पहले वो डिसाइड कर ले उसका वीक क्या है, उससे वो कर सकता है, जिसका वेटेज है उससे कर सकता है। बट कुछ सब्जेक्ट मेंस के एकदम अलग होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड बुक से काफ़ी अलग होते हैं। तो उनकी तैयारी क्या स्टार्ट में करनी है या प्री के बाद करनी है? ठीक है। और अगर प्री से पहले कोई कर रहा है तो कब उसको ड्रॉप कर देना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक्चुअली में ये बच्चों के कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि हम लोग पहले प्री करें या फिर मेंस करें। मेरा मानना ये है कि जब बच्चा तैयारी को शुरू करता है तो उसको लगभग उसके पास 1 साल होता है कि 1 साल में उसका एग्जाम होना ही है। जैसे पीसीएस के 1 साल के अंदर एग्जाम हो जाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लोगे उसके बाद भी आपको लगभग 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। यदि उस 2 से 3 महीने में यदि आप मेंस की तैयारी करोगे, यदि आपने पहले नहीं करी, तो ये नामुमकिन है। मैं कहूँगा कि हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के हों, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आप उसमें 6 पेपर पढ़ना, उसके बाद में आपको निबंध पढ़ना, फिर हिंदी का अलग से पेपर पढ़ना, उसके बाद में ये करना, आंसर राइटिंग करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो कुछ सब्जेक्ट एकदम अलग है, जैसे एथिक्स की बात करें, हम नीति शास्त्र की बात करें, तो नीति शास्त्र का एकदम जीएस से कोई लेना देना नहीं है, पीटी से कोई उससे प्रश्न नहीं आता। इंटरनल सिक्योरिटी, बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं हमें प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलता है। जैसे अभी पिछले सालों के कुछ पेपर में देखें, जिन बच्चों ने एकदम इंटीग्रेटेड तैयारी की, जिन्होंने मेंस को भी साथ में किया और पीटी को भी साथ में किया, क्योंकि अब एक्चुअल में जो प्रश्न का लेवल है वो कहीं ना कहीं आपके मेंस से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे उसमें मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे सेकंड पेपर में एक टॉपिक है, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया। ये यूपीएससी भी करती है, पीसीएस भी करती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जिस दिन आप तैयारी करते हो उस दिन आपको मेंस और प्रीलिम्स को लेकर के साथ में चलना चाहिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में उस जीएस का फायदा मिलना ही मिलना है। बस आप इतना कर सकते हो कि यदि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लोड बहुत ज़्यादा है, तो आप एथिक्स को थोड़ा सा डिले कर सकते हो, एथिक्स को। लेकिन यदि हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि जिस दिन हम प्रीलिम्स देने जाएं उस दिन हमारे मेंस के यूपी के 6 पेपर तैयार होने चाहिए, निबंध का पेपर तैयार होना चाहिए, हिंदी का पेपर तैयार होना चाहिए, और बाकी इतना एकदम तैयार, क्योंकि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि यदि हम तैयारी करते हैं, पीटी हुआ तो हमारा मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा। क्योंकि मैं एक सिंपल सा मैंने बच्चों से एग्जाम्पल दिया कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स नहीं होता है उस दिन हमें बहुत दुख होता है।
मान लो कि जिस दिन आपका मेंस नहीं होगा उस दिन आपको कितना दुख होगा, दुख का लेवल और बढ़ जाएगा। और यदि आप इंटरव्यू से बाहर हुए तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। सर इस चैनल का मेरी ओपिनियन मेरा यही रहता है कि मैं जो बच्चों के डाउट्स होते हैं वही सर पूछता हूँ। तो मैं एक एज ए एस्पिरेंट आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक एस्पिरेंट कैसे ये आइडेंटिफाई करके ये क्वेश्चन लग रहा है कि मेंस का है, आखिर स्टैंडर्ड बुक वही है, उसमें से हमें फैक्ट निकालना होता है प्री के लिए, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करे एक न्यूबी? एक दो बार जिसने अटेम्प्ट किया उसका तो समझ में आता है, सर जो नया है वो फैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये प्री का है? देखिए, ये बच्चों का एक बड़ा प्रश्न रहता है कि कैसे हम करें आइडेंटिफाई। उसमें पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, प्री का, मेंस का। दूसरा, अभी तक इसमें किस तरीके के प्रश्न प्री और मेंस में पूछे जाते रहे। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, जब इसके बाद में फिर आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये प्रीलिम्स की डिमांड है, ये मेंस की डिमांड है। ठीक है, आराम से। ओके सर। आपने इस पूरी बात में पीवाईक्यू पे जोर दिया था, तो सर एक जो यूपी पीसीएस का है वो पीवाईक्यू को कैसे देखे, पहला। दूसरा, क्या आपको लगता है कि पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस में? और पीवाईक्यू को अगर करे तो कैसे करे? एक जैसे क्वेश्चन कोई भी हो तो क्या उस क्वेश्चन के 360 घूमना है, या फिर जो पूछा है उसके 4 ऑप्शन जो दिए हैं, जो 3 गलत है उसको भी देखना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैं तो कहता हूँ कि मुझे लगता है आप लोग काफ़ी बच्चों से मिले हुए हो और बच्चों के काफ़ी सारे क्योंकि सर प्रश्न। मैं वो तैयारी भी करता हूँ, इसलिए आपके सामने सर क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है कि देखिए, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम पीवाईक्यू कहाँ से देखें, जैसे पहला क्वेश्चन आपका था। तो पीवाईक्यू को देखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मार्केट्स में बहुत सारे पीवाईक्यू आपको बुक्स मिलती हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन की वहाँ से बुक्स ले सकते हो, या फिर आपको पेपर भी मिल जाते हैं। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो आप सर्च मारोगे तो सारे पेपर आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आपको पीवाईक्यू आइडिया वहाँ से लग जाएगा। बाकी तो बहुत सारे कोचिंग्स ने, बहुत सारे पब्लिकेशंस ने उनको कंपाइल भी कर रखा है। दूसरा प्रश्न ये है कि हमें पीवाईक्यू को पढ़ने के वक्त हमें उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो जैसा मैंने बताऊं कि आप जैसे मान लो तैयारी में आए, तो तैयारी के आने में आपने आप पहले ही दिन में पीवाईक्यू लेके बैठ गए, तो आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाओ, क्योंकि आपको अभी जीएस की नॉलेज नहीं है। तो पीवाईक्यू का एक समय वो ये है कि आप पहले जीएस पढ़ना शुरू करो, आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। जब आपकी एक समझ विकसित हो जाए धीमे धीमे सामान्य अध्ययन को लेकर के, फिर उसके बाद आप देखोगे कैसे पैटर्न पर क्वेश्चन, क्योंकि आप तब समझ पाओगे कि चक्रवात क्या होता है या फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। उससे पहले आपको पता ही नहीं होगा, तो आप 2 दिन में किताब बंद कर दोगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीवाईक्यू देखें। तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बोलूँगा कि 100% नहीं, मैं बोलूँगा 200% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि मैं इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने 20 साल के पीवाईक्यू लगा लिए एक पढ़ने के बाद में, आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको प्रीलिम्स रोक दे। मैं इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स मेरा ऐसे ही हुआ है और बाकी बच्चों का भी ऐसे होता है। बड़ा क्या चाहिए इनको proof? अच्छा, उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि जब पीवाईक्यू हम लगा रहे होते हैं तो हम सही ऑप्शन को लेकर के पढ़ के निकल लेते हैं। बस हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि जो गलत ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सर्च कर लें, कि यदि इसने 4 नदियों के नाम दिए, उसमें मान लो एक नदी का आंसर ब्यास नदी है और बाकी 3 नदी और दे रखी है कि सतलज है, झेलम है और कोई नदी है, तो उसके बारे में देख लें कहाँ से निकलती है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट बार यूज कर ले। ये दावा मैं यूपीपीसीएस के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये दावा मैं यूपीएससी के लिए भी कर रहा हूँ। यूपीएससी भी हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करती है और कभी कभी यूपीएससी ने तो सेम ऑप्शन भी चेंज नहीं किए उसने, और वो हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन हमेशा बनाती है। जैसे आज एक सही ऑप्शन है और 3 ऑप्शन गलत हैं, तो 3 ऑप्शन से नेक्स्ट बार आपको बना देगी। एक बार उसने पूछा कि पीकेआई क्या होता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने दूसरी बार पूछ लिया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, और जबकि वो एक साथ संबंधित चीजें थी जो ऑप्शन में उसने पूछी हुई थी। आपको सर एक मोमेंट बताता हूँ, जब प्री हो जाता है, जब बच्चे निकलते, काफ़ी कुछ लोग, मेजोरिटी का मैं बात बताता हूँ, उनका फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार 50 मैंने मॉक टेस्ट लगा रखे थे, 30 लगा रखे थे, कोई मतलब ही नहीं था, कुछ फंसा नहीं। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है यहाँ पे, जब वहाँ तो क्वेश्चन उनको फंस नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनसे अविश्वास सा फैलता जाता है उनके मन में, तो क्या रोल है, मॉक टेस्ट ना लगाएं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर इस प्रश्न का मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट आपके तैयारी के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, जैसा आपने बोला कि बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं कि हमने इतने मॉक लगाए, एक प्रश्न नहीं फंसा। एक्चुअली में हम उसके लिए मॉक लगा ही नहीं रहे होते। पहले मैं आपको बताऊं, मैं अभी बताऊंगा मॉक हमारे लिए कितने फ़ायदे की चीज़ है। मैं मान के चलता हूं कि आपने 50 मॉक लगाए, एक भी प्रश्न उससे नहीं आया, लेकिन जब हम मॉक लगाते हैं, मॉक लगानी हमारी क्यों महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। मॉक लगाने से पहला फायदा ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आप एकदम वहाँ पर नहीं कर सकते। दूसरा, एक क्या गलती होती है, कुछ बच्चों के साथ में क्या होता है कि उनको मन में आ रहा होता है कि इसका टिक लगाना है, वो लगा दिया, लेकिन वो गलत हो गया। ये हमारा कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी हमको अपनी पता चलती है। कभी कभी हमें एक गोला को भरना होता है, हम बी भर के चले आए, ये गलतियाँ बच्चों से होती हैं।
ये बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो हम अपने एग्जाम के दौरान कर रहे होते हैं, जो हम उसको रिमूव एकदम पहले कर सकें तो लगभग 10 से 15 नंबर का हमें वहाँ फायदा मिलता है बिना क्वेश्चन आए हुए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 50 मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट लेवल पे क्वेश्चन ना आए। और clarity आपके ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट तो आएगा ना। क्लियरिटी आएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट confidence पढ़ोगे उससे आएगा। क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। बिल्कुल। तो मॉक का बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, सारी स्टैंडर्ड बुक सर सेम है, वही स्पेक्ट्रम, वही लक्ष्मीकांत, सारी चीज़ें सेम आंसर राइटिंग लिखी जा रही है। तो फिर आखिर अगर मुझे ज़्यादा नंबर लेना है तो कहीं ना कहीं से मुझे वैल्यू एडिशन करना होगा अपने आंसर राइटिंग में। तो वो सोर्सेज क्या हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोई मैगजीन्स, कोई यूट्यूब चैनल, या अब तक आपने जिसको फॉलो किया हो, कैसे वैल्यू एड ऑन किया आपने? देखिए सर, हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो पहले नंबर पे हमारा आंसर राइटिंग है ही। हम लोग पढ़ाने के साथ साथ में जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो आंसर राइटिंग में। वो आंसर राइटिंग का बड़ा हिस्सा है, जहाँ आपको 6 पेपर और प्लस हिंदी और निबंध आपको देना होता है। हाँ, पास वहीं से करना है। देखिए, आपने बोला वैल्यू एडिशन के लिए, मैं आज एक बंद कमरे में बैठ के तैयारी कर रहा हूँ और मैं दुनिया से कनेक्टेड नहीं हूँ और मुझे नहीं पता, मैं लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ चुका हूँ और मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। एक व्यक्ति वो है जो लक्ष्मीकांत को पढ़ चुका है और वो हमारे साथ में तैयारी करता है, तो हमें उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है वो हम उसको बता सकते हैं। देखिए, आंसर राइटिंग ऑल अबाउट द गाइडेंस, कि आपको आपकी अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है। नए बच्चे को नहीं पता कि हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम उसको ये फैक्ट बता देंगे कि यदि आज ये मणिपुर की घटना हुई तो उस मणिपुर की घटना को हमें एथिक्स में किस तरीके से ऐड करना है। यदि भारत में कोई भी घटना होती है, यदि कोई मान लो क्लाइमेट पर कोई घटना हुई, तो मैं बता दूंगा ये कैसे, यदि मेरे पास कोई डेटा है। हम एक्चुअली में मेंस हमारा क्या है कि मेंस में हमारे पास में केस स्टडी बहुत होती हैं। हम बच्चे को सिर्फ ये बताते हैं कि आपका आंसर जो आपने लिखा है स्टैटिक आंसर, आप लक्ष्मीकांत पढ़ के आए और लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद में आपने आंसर लिख दिया, लेकिन हम बच्चों को ये बताते हैं कि आप इसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते थे, इसमें कौन सी करंट में केस स्टडी डाल सकते हो, कौन से डेटा को आप डाल सकते हो। जब इस तरह का हम वैल्यू एडिशन करते हैं, जब हम उसको करंट से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि हम इस दौर से बच्चों को एग्जाम कराते हैं और हमारे यहाँ से सिलेक्शन भी इसी तरीके से हो रहे हैं, तो उससे आपका वैल्यू एडिशन होता है और आपका आंसर एक यूनिक लेवल का होता है। और जब परीक्षक उसको चेक कर रहा होता है तो परीक्षक को लगता है कि इसने कुछ अलग लिखा है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे मार्क्स देगा। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए इतना। ओके, थैंक यू। होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो भी रिलेटेड थे कवर किया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और या साथ ही सर से अगर कोई भी और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सर को। और साथ ही कोई भी अदर और भी रिलेटेड डाउट हो किसी भी वनडे एग्जाम या यूपी पीसीएस, यूपीएससी, किसी अदर पीसीएस, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जहाँ रहे सुरक्षित रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।